हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग बिहार बोर्ड होने वाला परीक्षा 2023। बिहार बोर्ड 2023 होने वाला 10 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2 चैप्टर का ऑलरेडी ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। किससे? केमिस्ट्री से। हाँ, 10 क्लास ऑब्जेक्टिव से मैं कर चुका हूं। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अपलोड हो चुका। आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर मैंने सारा का सारा 10 क्लास का फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, सब तरह का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि बिहार बोर्ड 2023 में जो होने वाला एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है। हाँ, सही सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। और फिर मैंने लाया हूँ चैप्टर 3 से धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने। इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना दोस्तों। और हाँ, उन लोगों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर करो जो अभी तक पढ़ नहीं पाए सही से, जिसका ज़रूरत है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना था। अगर आपको इंपॉर्टेंट या ऑब्जेक्टिव लगता है तब, वरना फिर आपकी मर्जी, लेकिन लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। लाइक और कमेंट और शेयर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग क्या चाहेंगे, बस एक आप लाइक कर दीजिए और कमेंट, बस, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए, कहता है इसमें कि पहला क्वेश्चन में कि धातुओं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं। धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। क्या क्वेश्चन में यहाँ पर धातुएं पूछा, देखिए धातुएं। धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है आपका? ऑप्शन ए में है त्यागते हैं क्या, बी में क्या ग्रहण करते हैं, क्या दोनों? त्याग भी सकते, ग्रहण भी कर सकते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, आप खुद ही बोल रहे होंगे सर त्यागते हैं, तो बहुत अच्छा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, आप सही बोल रहे हैं कि ये धातु अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। और त्यागने से ही ना उस पर धनाएं आयन आता है, सही समझिए। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ विस्तार से। जैसे देखिए, ये सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोरीन है। अब ये सोडियम को ध्यान से देखिएगा तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा जी, तो 2 8 कितना 1 आया। और कोई भी एलिमेंट, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हुआ स्टेबल बनना चाहता है, किसके जैसा? अकेले गैस के जैसा। और जब भी कोई एलिमेंट स्टेबल बनना चाहेगा तो उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जा रहा था 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के फालतू है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा। और जबकि क्लोरीन की अगर बात की जाए तो इसका 17 होता है, तो 2 8 क्या लिखोगे, 7 लिखोगे कि नहीं। तो इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 7 आया लास्ट में, इसको 8 होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपने लास्ट सेल में 8 बना लेगा। और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो इस तरह से सोडियम भी स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है, और इस तरह से एक NaCl कंपाउंड बन जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, इसकी वजह से इसके स्टेबल में 8 हो सका, मतलब ये स्टेबल बन सका। तो इस कंडीशन में सोडियम या डेट मीन्स एक धातु है, तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। हाँ, सही समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 की तरफ, ठीक है। देखिए 2 में कहता है ना कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। देखिए कहता है कि कौन सी धातु पूछा, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रवावस्था में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए में कहता है सोडियम, बी में कहता है पोटेशियम, सी में कहता है पारा और डी में कहता है चांदी, ठीक है ना। यानी कि सोडियम कहने का मतलब Na, ठीक है ना, और पोटेशियम का मतलब K होता है, और पारा का मतलब Hg जिसको 80 होता है परमाणु संख्या, और चांदी मतलब Ag। तो इसमें से कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? आपको पता ही जरूर होगा क्योंकि आप पढ़े हैं, आप बना भी रहे होंगे। तो अब ध्यान से वीडियो को फर्स्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको आता है तो। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सी, पारा। पारा इज द राइट आंसर। पारा जो होता है ना, वो द्रवावस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, जितना आसपास के जो टेम्परेचर होते हैं एटमॉस्फेयर के, उसके टेम्परेचर पर ही द्रवावस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 में देखते हैं। कहता है ना कि सबसे ज्यादा आघातवर्धीयता कौन सी धातु तत्व होता है। सबसे ज्यादा, कहता है कि सबसे ज्यादा आघातवर्धीयता कौन सी धातु होता है। आपका ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में एल्युमिनियम, डी में सोडियम। तो सबसे ज्यादा आघातवर्धीयता सोना होता है बाबू, याद रखना, सोना इज द राइट आंसर। और तन्यता भी सोना सबसे ज्यादा होता है, इसे तो कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लगभग क्या करता है, हम तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोना में। यानी कि तन्यता के साथ साथ ये आघातवर्धीयता भी सबसे ज़्यादा वाला धातु हो गया सोना। उसके बाद चांदी आता है, ठीक है ना, उसके बाद एल्युमिनियम। तो इस बात को याद रखना कि सबसे ज़्यादा आघातवर्धीयता वाला हो गया आपका राइट आंसर सोना, इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। 4 में कहता है कि सबसे कम, क्या कहता है कि सबसे कम द्रव्यनांक और क्वथनांक किस धातु तत्व का होता है। द्रव्यनांक का मतलब समझ में आता है आपको? द्रव्यनांक का मतलब होता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में बदल जाए उस टेम्परेचर को द्रव्यनांक कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सब्सटेंस वेपर में बन जाए, मतलब वाष्प बन जाए, उस कंडीशन में उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहा जाता है। तो ऐसा कौन सी धातु है जिसकी द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ही जल्दी मतलब हो जाता है, मतलब जल्दी पिघल जाता है, जल्दी वाष्प हो जाता है, कम ही टेम्परेचर पर है। आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए में लोहा, बी में सीजियम, सी में सोडियम और डी में पोटेशियम। तो क्या राइट आंसर होगा? आपको पता जरूर होनी चाहिए। तो सबसे कम द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है ना बॉस, वो आपका सीजियम का होगा। सीजियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसको याद रखिएगा। ये आना ही तो आना है बॉस। कभी अब सेंटर परीक्षा भी, आप एग्जाम भी दिए होंगे ना, अगर आप सेंटर परीक्षा भी दिए होंगे तो उसमें भी ये पूछा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसका क्या कहता है। 5 में कहता है कि सर्वाधिक विद्युत का चालन करने वाला धातु, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? कौन सी तत्व है? आपका ए में ऑप्शन कहता है क्या सोना है, बी में चांदी, सी में लेड और डी में कॉपर। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत का चालन करने वाला एकमात्र धातु तत्व है वो है आपका राइट आंसर होगा चांदी। बी इज द राइट। बहुत लोग सोना मारते हैं लेकिन सोना नहीं होता, इस बात को याद रखना। बी इज द राइट आंसर, चांदी सही होगा, चांदी सही होगा। ठीक है, लेकिन हाँ सबसे कम चालन करने वाला यहाँ पर आपका लेड जाहिर होगा। लेड पीबी। पीबी एक ऐसी धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक सबसे कम करता है, सबसे कम करने वाला, और सबसे ज़्यादा करने वाला चांदी होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक पूछा है इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ना कि धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाते हैं। धातु जैसे में सोडियम क्या किया, ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड किस प्रकार का नेचर का है? तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है ना वो एक प्रकार की क्षारीय ऑक्साइड का नेचर होता है। तो यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड नहीं होगा, ना दोनों, ना क्या धातु ऑक्साइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धातुओं ऑक्सीजन से भी क्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारीय ऑक्साइड मतलब बेस। बेस कहने का मतलब क्षारक जिसे आप कहते हैं, भस्म जिसको कहते हैं, उसके नेचर का ये बनाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी धातुई ऑक्साइड को, डेट मीन्स क्षारीय ऑक्साइड को, किसी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्षारक मिलता है। समझ में आया? याद रखिएगा इस बात को। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए की सोचा जाए कि अम्लीय ऑक्साइड कब मिलेगा सर, तो जब अधातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है। अम्लीय ऑक्साइड बोलो चाहे तो अधातु ऑक्साइड बोलो, ये दोनों तो सेम ही है यार। ठीक है ना, अम्लीय ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। यानी कि बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है। 7 में कहता है ना कि क्षारीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। अभी जस्ट बताएं क्षारीय ऑक्साइड, जैसे कहने का मतलब है, जैसे बताते हैं कि Na2O, अब प्लस में क्या करेंगे, वाटर, H2O, क्या बनावेगा? तो आपको पता होना चाहिए NaOH बनावेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह क्या बना है, ये आपका भस्म बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, भस्म, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अम्ल नहीं बनेगा, लवण भी नहीं बनेगा। क्षारीय ऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, भस्म बनाते हैं। बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ना कि क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? आपका ऑप्शन ए में दे रखे कार्बन डाइऑक्साइड, बी में आपका ऑप्शन है जल, और सी में ऑप्शन है सल्फर मोनोऑक्साइड, और डी में आपका ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड। देखिए क्षारीय ऑक्साइड को पहचानने का आपको एक तरीका हम बताते हैं, याद रखिएगा। क्षारीय ऑक्साइड देखिए आपको हम ज़्यादातर बताते क्या होता है। क्षारीय ऑक्साइड जो होता है ना बॉस, क्षारीय ऑक्साइड,
ठीक है ना। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पक्का आने वाला चांसेस रहता है, ठीक है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्षारीय का मतलब समझना धातु, क्षारीय का मतलब क्या समझना धातु, और ऑक्साइड का मतलब समझना ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब क्या समझना ऑक्सीजन। यानी कि जिसमें धातु और ऑक्सीजन आपको दिखे, जिसमें धातु और ऑक्सीजन दिखे समझ जाना आपका वही क्षारीय ऑक्साइड का उदाहरण है। तो कार्बन एक अधातु हुआ, ऑक्सीजन भी अधातु हुआ, समझ में आया? मतलब ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा। तो कार्बन इसमें क्या है, कार्बन इसमें अब क्या है, कार्बन आपका यहाँ पर ये है अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, सल्फर भी अधातु, तो ये सब नहीं होगा। राइट आंसर आपका डी होगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड एक प्रकार की क्षारीय ऑक्साइड, अभी जस्ट पीछे भी बताए थे, बाकी सब अम्लीय ऑक्साइड के उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको हम लोग चलते हैं 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इसको ध्यान से रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में द्विधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। को द्विधर्मी ऑक्साइड का मतलब समझ में आता है, द्वि माने दो, और ऑक्साइड, ये ऑक्साइड दो तरह का होते हैं। ऑक्साइड कितने तरह का होते हैं, दो तरह का, एक अम्लीय ऑक्साइड और एक क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड अक्सर अधातुए ऑक्सीजन से विक्रिया करके बनाते हैं, और क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं अक्सर वो धातु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाता है। तो यहाँ पर पूछा द्विधर्मी मतलब दोनों ऑक्साइड, यानी कि एक किसी भी तत्व की वह ऑक्साइड, ठीक है ना, जिसमें अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों गुण मौजूद हो, उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहला हम कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा हम कहता है कॉपर, सॉरी जिंक मोनोऑक्साइड, और सी में कहता है दोनों, और डी में कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ना, याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए दोनों ऐसा एग्जाम्पल है ना जिसमें अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों का गुण पाया जाता है सर। लेकिन आप कहिएगा सर कि इसमें तो दोनों में तो धातु नज़र आ रहा है सर, तो जब धातु नज़र आ रहा है तो आप तो बताएं कि क्षारीय ऑक्साइड होना चाहिए सर, जैसे में इसमें आ रहा है ना Al2O3 में एल्युमिनियम, अब अगर ऑक्सीजन तो धातु नज़र आ रहा है तो क्षारीय ऑक्साइड, और ZnO इसमें भी जिंक है सर, यानी कि भी धातु है सर, तो दोनों में तो धातु है तो क्षारीय ऑक्साइड होना चाहिए। नहीं, ये हमारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव, तो क्षारीय ऑक्साइड है ही, लेकिन साथ साथ ये अम्लीय ऑक्साइड को भी प्रदर्शित करता है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है द्विधर्मी ऑक्साइड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन धातु जल से विक्रिया नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया, कोई जल नहीं, चाहे ठंडा हो, गर्म हो, भाप हो, किसी प्रकार का वो वाटर क्यों ना हो, वो करेगा ही नहीं करेगा। ऐसे कौन सी धातु है। तो आपका ए में ऑप्शन दे रखा है सोना, बी में ऑप्शन दे रखा है आपका सिल्वर, और सी में आपका दे रखा है मरकरी, और डी में दे रखा है सभी। क्या लगता है आपको कौन सा राइट आंसर होगा, ए सोना, बी सिल्वर, सी मरकरी। अगर आप पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइए कि सर कि आप जब बताते तो उससे पहले हम बना लेते थे ताकि हम भी खुश हो सके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, राइट आंसर डी होगा सभी। ये एक्सेप्शन है, इस बात को याद रखना, सोना सिल्वर मरकरी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है कि ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है, चाहे वो तुम्हारा ठंडी जल हो, चाहे वाट कोई भी ठंडा, चाहे ठंड जल हो या फिर गर्म जल हो, कि चाहे हॉट वाटर हो या भाप क्यों ना हो या कूल वाटर क्यों ना हो, किसी के साथ ये अभिक्रिया नहीं करती है। कौन, सोना सिल्वर मरकरी तीनों। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है नहीं है कि सभी होगा, सिल्वर भी होगा, मरकरी भी होगा, सोना भी होगा, ठीक है, याद रखना चाहिए। बहुत ही देखो ये आ सकता है बॉस, देखो इसमें ऑब्जेक्टिव देखो कितने इंपॉर्टेंट है, कौन सी धातु जल से विक्रिया नहीं करती, कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, तीनों नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु अम्ल से विक्रिया करके क्या बनाता है, धातु अम्ल से विक्रिया करेगा, अम्ल से, जैसे सोडियम ले लेते हैं प्लस अम्ल को HCl ले लिए, तो क्या बनेगा NaCl बनाएगा, तेरे के तो NaCl क्या साधारण लवण, यानी कि लवण बनाएगा, सही समझे। धातु अम्ल से विक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, और साथ साथ में और क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। देखो यहाँ पर H2 भी गैस होगा, ये भी बनाता है, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस भी बनाता है दोनों, यानी कि सी इज द राइट आंसर होगा आपका। आपका आंसर यहाँ पर राइट कौन सा होगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आपको यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, दोनों, लवण भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस दोनों बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए अब क्या कहता है। 12 में आपका कहता है ना कि
कौन सी धातु ठंडे जल से भी क्रिया करती है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठंडे जल से, सिर्फ गर्म जल से नहीं, ठंडे जल से। देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखो बॉस, धातु जो होते हैं ना जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर करते हैं। अधिकांश धातु जल से करते हैं अभिक्रिया, लेकिन सारे जल से नहीं, अलग अलग टेम्परेचर वाले जल से करते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 में पूछा है कि कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है? क्या सोडियम नहीं करती है, पोटेशियम नहीं करती है, कैल्शियम नहीं करती है, इनमें से सभी? तो हम जब भी इनमें से सभी देते हैं मतलब यही राइट आंसर होता है। मैं जानबूझ के देता हूँ ऐसा, इसलिए क्योंकि आपको ये तीनों याद रख सको, ताकि अब ये तीनों याद रख सको, इसलिए मैं ऐसा देता हूँ ताकि अब ये तीनों याद रख सके। मेरा सोडियम भी हो गया, पोटेशियम भी हो गया और कैल्शियम, ये तीनों ऐसे धातुएं हैं जो कुल वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, नहीं होता है। इस बात को याद रखना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों के तीनों धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। इस बात को याद रखना। इसीलिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है? देखिए क्या बोला है 13 में कि कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है। भाप का मतलब जो वाष्पन वाला होता है ना, वाटर, कैसा वाटर? हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया कौन करता है? आपका ऑप्शन ए में मैग्नीशियम, बी में आयरन, सी में जिंक और डी में इनमें से सभी। तो हमको वही बात है कि राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मैग्नीशियम भी भाप से करता है, आयरन भी करता है, जिंक, ये तीन ऐसे धातुएं हैं जो केवल और केवल हॉट वाटर से भी क्रिया करता है। ठीक है ना। देखिए जैसे मैं आपको जस्ट बताएं, जैसे वो देखिए आपको बताता हूँ मैं। अभी हम तीन चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया हूँ। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूँ मैं। पहला मैंने क्या बताया था शुरू में? मैंने बताया था कि कौन सी धातुएं, ठीक है ना, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो मैंने आपका राइट आंसर मैंने बताया था, पहला में क्या था? सोना। यानी कि आपको यहाँ पर क्या होगा? ए यू कॉमा क्या था? Hg था कि नहीं, और क्या था? Ag। ये तीन ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है ना। और दूसरा मैंने बताया था कि ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। जैसे मैंने बताया कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है ना, और मैंने क्या बताया था? सोडियम। ठीक है ना। ये ऐसे धातुएं हैं जो ठंडे जल से सिर्फ अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। और अगर आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अभी जस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि धातु के साथ कौन अभिक्रिया करता है, सॉरी धातु धातु भाप के साथ कौन करता है, मतलब गर्म जल। ये आपका था, ये वाला आपका था कुल वाटर। ये आपका किसके साथ था? कुल वाटर के साथ। इसमें वाटर के साथ करता ही नहीं था, नो वाटर। कोई वाटर दे दो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऊपरेला वाला में, इसमें। और इसमें क्या? सिर्फ कुल वाटर के साथ। और ये तीनों जब देख रहे हैं ना, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सिर्फ और सिर्फ भाप के साथ करेगा। किसके साथ? भाप के साथ करता है। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। इसको याद में रखिएगा, कौन धातु भाप से करता है, कौन धातु सिर्फ ठंडे वाटर से, और कौन धातु ये कोई भी वाटर से नहीं करता है। तीनों तरह का मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिया हूँ। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में आप लोग चलते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन धातु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन धातु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए अधिकांश जो धातुएं जो मेटल होते हैं ना, मेटल, एम से समझिएगा मेटल, वो HCl से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है ना, अभिक्रिया नहीं करता है, HCl के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन से आपका ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए में दिए कॉपर, सी में, बी में दिए जिंक और सी में सोना, डी में चांदी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कॉपर होगा। यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। कहने का मतलब है कि कॉपर वो धातु है जो HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 का। निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? फिर आ गया, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो वो अजीब क्वेश्चन है। अभी क्या आया था? अभी जस्ट देखिए, तब समझिए क्वेश्चन को। अभी पूछा था नहीं कि कौन सी धातु केवल HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो तो कॉपर आंसर बताएं। लेकिन यहाँ पर पूछा है ना कि कौन सी धातु है जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा।
किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी से भी नहीं, मतलब कोई भी अम्ल से नहीं करेगा। क्वेश्चनों भी अम्ल दे दो, किसी भी तरह का अम्ल क्यों ना हो, चाहे वह सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे एथेनोइक अम्ल हो, चाहे फॉर्मिक अम्ल हो, चाहे फिर नाइट्रिक एसिड हो, कुछ कोई भी एसिड क्यों ना हो अभिक्रिया नहीं करेगा। ऐसा कौन सा धातु है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, बॉस याद रखिएगा। मतलब सोना और प्लेटिनियम, ठीक है ना, दो ऐसे धातुएं हैं जो अम्ल से विक्रिया नहीं करती है, इस बात को याद रखना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 का कहता है ना कि कौन सी धातु अम्ल राज में घुल जाता है। देखिए अम्ल राज क्या होता है, 3HCl, ठीक है ना, प्लस में HNO3, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको अम्लराज एक्वा रेजिया का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है ना आपका कि इसमें, इस एक्वा रेजिया में, ठीक है ना, कौन घुल जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा सी दोनों। देखो सोना और प्लेटिनियम ये किसी भी अम्ल से विक्रिया नहीं करती है, लेकिन जो सोनम और सोना जो प्लेटिनियम है, ये दोनों के दोनों अम्ल राज में घुल जाते हैं, इक्वारिजिया में घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो बोला कौन घुल जाते थे, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी दोनों, सोना प्लेटिनियम दोनों, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए 17 में कहता है ना कि अम्ल राज में HCl और HNO का अनुपात कितना होता है इक्वारिजिया में। अभी जस्ट बताए थे, यहाँ पर मैंने बताया था 3 होता है, इसका मतलब 1 बताया था, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया 3:1, यानी कि ये नंबर ऑप्शन होगा राइट। और ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखना, इसको याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला 18 कहता है क्या, 18 में कहता है ना कि अधातुए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं। अब अधातु से आ गया है, अब पहले सब क्या देख रहे थे, मेटल देख रहे थे, सब के सब मेटल था, सब क्या था, सब के सब मेटल था। अब हम लोग क्या देख रहेंगे, अधातु से देखेंगे, नॉन मेटल से, ठीक है। तो देखिए कहता है ना पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 18 में कि अधातु से, कि अधातुए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं। जस्ट ऊपर में बताए थे कि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो जाता है। देखो सोडियम जो होता है ना, सोडियम एक धातु है, तो धातुए त्याग का धनायन परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अधातुए क्या होता है, ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 का क्वेश्चन कहता है ना कि कौन सी अधातु कमरे के, अधातु पूछा है बॉस, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। अधातु पूछा, अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। धातु में मैंने बताया था Hg, और अधातु में क्या होगा, ब्रोमीन, यानी कि Br। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एक क्लोरीन और फ्लोरीन सल्फर ये सब नहीं होता, ये सब अधातु है, लेकिन कमरे के ताप पर द्रवावस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, ब्रोमीन होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 में कहता है कि कौन सी अधातु में चमक पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, अधातु है लेकिन उसमें चमक पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश अधातुओं में चमक धमक कुछ भी नहीं होती है, मटमैला होती है, धुंधला दिखने में लगता है, अजीब लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन अधातु में कोई भी एक एक्सेप्शन है जिसमें चमक पाई जाती है, धातु की जैसा गुण होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए में कहता है आयोडीन की ग्रेफाइट दोनों नाइट्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी दोनों, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में धातु के जैसा चमक गुण पाई जाती है, चमकता है ये दोनों, आयोडीन भी और ग्रेफाइट भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 में क्या कहता है ग्रेफाइट विद्युत का क्या करता है। ऑफकोर्स सुचालक है, ये क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 में क्या कहता है, 22 में कहता है कि अधातुए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कौन से ऑक्साइड बनाता है। अब जस्ट बताया, धातु जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड, और अधातु जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये होगा, इज द राइट आंसर, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड बनावेगा, ठीक है। चलिए 23 में क्या कहता है, 23 में कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है। तो अम्लीय ऑक्साइड किसमें होता है, जिसमें अधातु और ऑक्सीजन हो। तो कार्बन में तो अधातु है, तो ये भी आंसर सही होगा। सल्फर भी अधातु है, ये भी सही राइट आंसर, यानी कि राइट आंसर आपका सी इज द दोनों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों आंसर होगा, ठीक है। यानी कि और देखो पोटेशियम में क्या है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें धातु है, ये मेरा क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। ये क्षारीय ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, याद रखना, ये किसका है, क्षारीय ऑक्साइड का,
ठीक है, तो ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि अधातु अभिक्रिया करती है, अधातु अभिक्रिया करती है, किससे करती है भाई? अम्ल से करती है, जल से करती है, इनमें से सभी, या क्लोरीन से करती है? देखिए मैं आपको इतना बता दूं कि अम्ल जो होता है, सॉरी अधातु जो होता है ना, अधातु, कोई भी अधातु, वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, जल से भी अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। और क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइलाइड बनाता है, हाइलाइड, हैलाइड जिसको बोलते हैं ना, जैसे कहने का मतलब है क्लोरीन के साथ बना देगा तो ये क्लोराइड बना देगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अधातु अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन से यहाँ करेगा, इस ऑप्शन में अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है ना, और ना ही जल से अभिक्रिया करती है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? क्लोराइड बनाती है। इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए 25 में क्या कहता है। 25 में कहता है ना कि अधातु होती है, क्या होती है? अवकारक होती है, बी में ऑक्सीकारक होती है, सी में दोनों होती है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधातुओं की बात करते हैं, देखो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो सल्फर में यहाँ क्या हो रहा? ऑक्सीजन जुट रहा है, जुट रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पर ही? क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अधातुएं क्या होती है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए देखिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए क्या होगा इसका आंसर, आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिए देखिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर पूछ रहा अधातुएं क्या होते हैं, क्या होते हैं अधातुएं, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं अधातुएं। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि अवकारक होते हैं, बी में ऑक्सीकारक होते हैं, किसी में दोनों होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको राइट आंसर के लिए मैं बता दूँ अभी फिलहाल के लिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। अब क्यों ऑक्सीकारक हो गए भाई, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक वाटर ले लीजिए, क्लियर, और वाटर को आप क्या करिए? फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करिएगा। तो यहाँ पर आपको देखिएगा ना, ये किस तरह का ऑक्साइड है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका देखना चाहिएगा। तो ये आपका इस तरह से ये अधातु और ये अधातु दोनों मिला हुआ है, चलिए ठीक है, और ये फ्लोरीन है। लेकिन ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना कि जब इसके साथ फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है HF बनता है, HF बनता है, प्लस में O2 गैस मिलता है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और प्लस में ऑक्सीजन देता है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ इस इक्वेशन से आप क्या समझ सकते हैं? इस इक्वेशन से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन है जो फ्लोरीन में जुट रहा है, क्लियर। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन में जुट रहा और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन निकाल रहा। एक कहने का मतलब क्या हो रहा है? अवकरण अभिक्रिया। और जहाँ अवकरण अभिक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसमें क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 20 द राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में हो गया। तो धातुएं क्या होती है? ऑक्सीकारक होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का 20 द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए धातुएं के पास ना ऑक्सीकारक गुण भी होते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है 26 में कि किसी धनायन परमाणु के पास अपनी मूल परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है? किसी धनायन परमाणु कब बनता है? जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो धातु त्याग सकता है, तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। कितने? एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? त्याग देता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इस सोडियम पर क्या आ जाएगा? आयन, धनायन आ जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम के पास अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। इस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या भी 11, और इस तरह से परमाणु संख्या भी 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, तीनों आपके यहाँ पर आपका बराबर होगा। यानी कि सोडियम के पास, आपके पास इस सोडियम के पास प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा, परमाणु संख्या भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होगा। लेकिन इसको जब ये क्या करता है? धनायन में परिवर्तित हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता है? कमी आता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब 10 को हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया। लेकिन अगर बात पूछिएगा सर कि जब इलेक्ट्रॉन कम गया, तो इस तरह से आप राइट आंसर तो मारिएगा ए,
चलिए ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन बनता है ये कि सर इसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन को कम गया, तो क्या परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या भी कमेगा? तो आपका यहाँ सोचना गलत है। देखिए सोडियम जो है ना, सोडियम का सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से वो आयन में परिवर्तित हो जाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन चल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या अब भी धनायन होने के बाद भी उसके पास सेम होता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर होगा कि धनायन परमाणु के पास अपनी मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, काम होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, याद रखना। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 26 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि धनायन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, लेकिन परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या मूल परमाणु से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो नहीं बदलते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ना त्याग या लॉस कर सकता है यार। बताओ, तुम ही सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कम जाएगा। त्यागेगा तो ऑफकोर्स कमेगा ही ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को याद रखना। धनायन परमाणु की बात कर रहे हैं हम, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 में कहता है इसमें कि परमाणु, धनायन परमाणु के पास क्या नहीं बदलता, आ ही गया ना। तो क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कमी। इलेक्ट्रॉन तो बदल जी जाएगा क्योंकि त्याग देगा, लेकिन प्रोटॉन और परमाणु संख्या दोनों समान रहता है, ये दोनों नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या दोनों नहीं बदलेगा, यानी कि आपका राइट आंसर सी होगा। मैं इसीलिए दे दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो 27 में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, 28 में क्या कहता है। 28 में कहता है कि धनायन आकार के उसके मूल परमाणु के आकार से क्या होता है, ऑफकोर्स कम होगा। धनायन आकार जैसे सोडियम, तो सोडियम के पास कितने सेल है, 281, यानी कि 3 सेल है यार। लेकिन जब ये धनायन में परिवर्तित हो जाता है, स्टेबल बन जाता है, तो इसके 2 8 होता है, तो 2 सेल हो गया ना। तो न्यूक्लियस से मतलब केंद्रक से इसकी त्रिज्या इतना होगी, और न्यूक्लियस से केंद्रक से इसकी त्रिज्या इतना होगी, तो ज़्यादा त्रिज्या किसका है, तो बोलिएगा सोडियम परमाणु का। सोडियम परमाणु क्या है, मूल परमाणु ही है, और जब धनायन बन गया तो धनायन छोटा त्रिज्या है, तो मतलब इसकी परमाणु के आकार क्या होगा, कम जाएगा। यानी कि धनायन आकार का जो आकार जो होता है वो मूल परमाणु से क्या होता है, कम होता है, यानी कि ये इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 29 में कि ऋणायन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल से क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। धनायन में कमता है तो इसमें बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई, क्योंकि ऋणायन में क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। जैसे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, अभी 17 प्रोटॉन है और 17 परमाणु संख्या भी है, लेकिन ये क्या करता है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव आयन्स 1 आता है, और इस तरह से 18 इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वह ऋणायन हो चाहे वह धनायन परमाणु हो। फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर। अगर धनायन परमाणु हो तो इलेक्ट्रॉन कमेगा, अगर ऋणायन परमाणु हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? चल ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऋणायन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ही ऋणायन बनता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि आयनिक बंधन किस बीच बनता है, आयनिक बंधन किसके बीच बनता है। आयनिक बंधन स्टेबल कहने का मतलब कठोर, जटिल, आकर्षण शक्ति ज़्यादा, यानी कि आयनिक बंधन अलग अलग आयन से बनता है, मतलब एक प्रकार की प्लस से और एक प्रकार की माइनस से, अलग अलग आयन। आयनिक मतलब अलग अलग आयन से बनता है, प्लस और माइनस से बनता है। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन ए में कह रहा है, क्या केवल धातुओं से, तो केवल धातु में तो पॉजिटिव होगा, बस ये तो होगा ही नहीं। केवल धातु से ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। दोनों के बीच मतलब धातु और धातु के दोनों के बीच, यस इज द राइट आंसर, यानी कि सी सही होगा। धातु और धातु के दोनों के बीच में आयनिक बंधन बनते हैं, जैसे आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, ठीक है। यानी कि आपका 30 का राइट आंसर सी होगा। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है ना क्वेश्चन नंबर 31 में कि इलेक्ट्रॉन के पुनः हस्तांतरण से कौन सी बंधन बनती है। इलेक्ट्रॉन के पुनः हस्तांतरण से कौन सी बंधन बनती है। आपका ऑप्शन ए में कहता है सहसंयोजक बंधन, बी में आयनिक बंधन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से त्याग देने से आपका आयनिक बंधन बनता है, याद रखना। सहसंयोजक यौगिक बंधन नहीं, उसको साझेदारी करता, ठीक है ना, शेयरिंग के फलस्वरूप। देखिए शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग होगा सहसंयोजक बंधन,
और अगर पूर्ण तरह से स्थानांतर होगा तो आयनिक बंधन बनेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए। देखिए 32 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक का उदाहरण है। आयनिक यौगिक जिसमें अलग अलग आयन हो, मतलब दोनों में, एक में धातु हो एक में अधातु हो, ये की बात कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इस तरह से MgCl2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से Ca, ठीक है, CaO तो बताई थी। इस तरह से मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब का क्या हो जाएंगे, ये सब आपके हो जाएंगे आयनिक यौगिक, क्योंकि इसमें अलग अलग आयन का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, NaCl, CH4NH3H2A, सब इसमें अधातु है, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, 32 के बाद 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसमें ध्रुव बंधन होने में से आयनिक यौगिक बना है। मतलब आयनिक यौगिक है लेकिन ध्रुवीय बंधन, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का पुनः स्थानांतरण हुआ होगा, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो एक बंधन से आयनिक बंधन बना है, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, राइट, सही समझा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करता है, यानी कि यही राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्विबंधन से आयनिक यौगिक बना है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड द्विबंधन से बना है। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट होगा। 34 का देखिए, 34 का कहता है कि आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं। क्या आपको पता है आयनिक यौगिक जल में क्या होंगे, विलय होंगे या विलय की दोनों की, इनमें से कोई नहीं। देखो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आयनिक यौगिक जैसे में NaCl नमक, क्या होगा ये जल में, बताओ, वाटर में क्या होगा, जल में क्या होगा, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ऑफ कोर्स घुलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये हो गया, और का विलय होगा। आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलते हैं। यानी कार्बनिक विलायक कहने का मतलब, जैसे मैं बता दूं, जैसे में एल्कोहल हो गया, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता दूं फॉर्मुलिक एसिड हो गई, इस सब के साथ ये नहीं घुलता है आयनिक यौगिक। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जल में ये घुल जाता है, विलय विलय हो जाता है, ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 36 का क्या कहता है, 36 का कहता है कि द्विसंयोजक बंधन का उदाहरण है। द्विसंयोजक मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर किया होगा, सात संयोजक लेकिन दो को। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एगो पहला ऑप्शन है, सी में क्लोरीन Cl2, और तीसरा ऑप्शन है H2O, और चौथा ऑप्शन है NH3। देखिए NH3 में जो है ना वो एक 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 है, क्योंकि N में सिंगल सिंगल सिंगल, H एक एक वो बनाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, यानी कि राइट वाला आंसर कौन होगा पता चल जाएगा, ये वाला नहीं होगा। H2O की बात करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ऊपर एक नीचे, तो एक एक, सॉरी दिक्कत हो गया। ठीक है ना, चलो सुन देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए ऑक्सीजन में, देखिए दूसरे सी के देख रहे थे ना H2O, तो यहाँ पर एक यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये भी किया है ना, तो इस तरह से ये भी नहीं होगा। चलो क्लियर हो गया। चलो अगला देख लेते हैं, बना के आपको मैं बता रहा हूँ। Cl2 तो होगा ही नहीं यार, तो राइट आंसर कौन सा होगा, A होगा। जैसे कार्बन है यार, और ऑक्सीजन इधर दोगे, ऑक्सीजन इधर दोगे, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इधर और 2 इधर, तब ना 2 2 से कंप्लीट होगा। तब इसके लास्ट में कितना होना चाहिए, 8, तो 8 होगा कि नहीं, और इसके लास्ट में भी 8 हो जाएगा, 4 पहले से इसके पास रहेगा, इसके पास पहले से 4 रहेगा, तो इस तरह से ये भी 8 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि द्वि संयोजक बंधन किस में हुआ है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ए में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 37 में कहता है ना कि सह संयोजक यौगिक किन अणुओं का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सह संयोजक यौगिक किन अणुओं का बना होता है, क्या धनायन, ऋणायन या उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं ना वो हमेशा उदासीन अणुओं का बना होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 में कहता है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु का उदाहरण है। मुक्त अवस्था में जिस पर कोई भी ऑक्सीजन का फर्क नहीं पड़े, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु किसे, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु का किसे कहते हैं, तो जिन धातुओं पर ऑक्सीजन और जलवाष्प का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, उसे मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन में है, क्या सोना होगा, चांदी होगा, प्लेटिनियम होगा, या फिर इनमें सभी। तो अब आपको आंसर मैं बता दूं जानकारी के लिए कि इनमें से सभी इज द राइट आंसर। सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनमें से तीनों में से किसी पर भी जल या फिर वायु का कोई भी असर नहीं पड़ता, ऑक्सीजन का कोई भी असर नहीं पड़ता, इसलिए इसे कहा जाता है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला
धातु तत्व, यानी कि डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। इसमें से आपका अलग करके पूछ सकता है, एक देगा बाकी सब अलग अलग दे सकता है, जो रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 में। 39 में कहता है संयुक्त अवस्था। अब ये संयुक्त अवस्था क्या है भाई? तो संयुक्त अवस्था मतलब होता है कि जिन धातु तत्व पर ऑक्सीजन का या जलवाष्प का असर पड़े, उसका प्रभाव पड़े, उसे संयुक्त अवस्था मतलब वो अभिक्रिया कर सके। तो सोडियम तो करता ही है यार, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड सब तो बने भी करता है। तो इस संयुक्त अवस्था मतलब जो जिस पर ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है उसे संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कहते हैं, और जिस पर नहीं पड़ता उसे मुक्त अवस्था में। तो संयुक्त अवस्था में क्या होगा? ये तीनों चारों हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 में देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में कौन जल में अविलेय होता है और कार्बनिक विलायक में विलेय होता है? अभी हम जस्ट बताए थे, देखिए आयनिक जो होता है ना, आयनिक जैसे में NaCl, ये NaCl ये जो होता है ना, ये जल में घुल जाता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है। कौन? आयनिक यौगिक। उल्टा बोल रहा है, आयनिक यौगिक जल में घुल जाता है, ठीक है ना, लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घूमता है। तो अब कौन एक कहने मतलब ये तो गलत हो जाएगा। पूछा कि कौन जल में अविलेय है, मतलब जल में नहीं घुलता है, तो जल में घुल ही रहा। तो जल में कौन नहीं घुलता है? तो सह संयोजक यौगिक जल में नहीं घुलेगा, लेकिन विलायक में घुल जाएगा, कार्बनिक विलायक में। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन 41 में देखते हैं। कहता है 41 में क्वेश्चन कहता है कि किसी भी अयस्क से धातु के निष्कर्षण, ठीक है ना, और उनके शोधन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी अयस्क से धातु के निष्कर्षण और उसके शोधन, मतलब किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो निष्कर्षण और शोधन किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन में क्या निष्स्थापन कहते हैं, या धातु कर्म, या भर्जन, या गालक? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 20 द राइट आंसर होगा, धातु कर्म इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है ना कि किस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है? किस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है? आपका ऑप्शन में निष्स्थापन, बी में भर्जन, सी में धातु कर्म, डी में प्रग्रहण। तो मैं आपको राइट बता देता हूँ जानकारी की। निष्स्थापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और वायु की उपस्थिति में भर्जन में, यानी कि आपको अंतर के लिए अगर बात की जाए कि भर्जन जो होती है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, लेकिन निष्पादन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ए इज द राइट आंसर, अनुपस्थिति होती है। चलिए अगला देखिए। अगला कहता है कि भर्जन किस अयस्क के प्रयुक्त होता है? भर्जन जो प्रक्रिया है ना अयस्क से धातु प्राप्त करने की, इस प्रक्रिया में किस अयस्क के लिए ये उपयुक्त ज़्यादा माना जाता है? आपका ये ऑप्शन है कार्बोनेट अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सल्फाइड अयस्क, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कार्बोनेट अयस्क जो होता है ना, वो आपका निस्तापन के लिए राइट होता है। निस्तापन की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, निस्तापन की जो प्रक्रिया है अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए, वो कार्बोनेट अयस्क के लिए ज़्यादातर बेहतर होता है। मतलब जिसमें कार्बोनेट अयस्क का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, उसको अयस्क से धातु प्राप्त करना है तो निष्पादन प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन भर्जन में सल्फाइड अयस्क माना जाता है। जैसे में HGS की बात करेंगे, HGS क्या है? सिनेबार जिसको बोलते हैं, मरकरी का यानी कि पारा का क्या है, ये एक प्रकार की अयस्क है। तो ये तुम्हारा सल्फाइड अयस्क हुआ इस तरह से। तो इसको में भर्जन प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है ना भर्जन किस प्रकार में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा सल्फाइड, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला कहता है ना कि काइलेमाइन किस धातु का अयस्क है? काइलेमान, तो काइलेमान किसका अयस्क है भाई? क्या जिंक के है, लोहा के है, या कॉपर के है, या एल्युमिनियम का है? काइलेमाइन। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो काइलेमाइन जो होती है ना, वो आपका जिंक का ये क्या है? अयस्क है। ठीक है ना, जिंक का अयस्क है, लोहा का नहीं है। लोहा का तो मैग्नेटाइड है, और कॉपर का तो है ही नहीं, एल्युमिनियम का तो बॉक्साइड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जिंक होगा। जिंक का काइलेमाइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है ना कि 45 में निम्नलिखित में कौन पारा धातु का अयस्क है? पारा धातु का बताए थे ना, जिंक ब्लेड तो हो नहीं सकता। जिंक ब्लेड ये आपका किसका है? जिंक का अयस्क है।
सीने बार ये पारा का वैल्यू होगा Hg का, यानी कि राइट आंसर आपका यही होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। और बॉक्साइट किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है। और कोरंडम किसकी होती है? ये जो कोरंडम जो होती है ना, ये भी आपका एल्युमिनियम की ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। बॉक्साइट, कोरंडम ये सब एल्युमिनियम की अयस्क है। और सीने बार पारा का, और जिंक ब्लेड किसकी होती है? जिंक का होती है। चलिए अगला देखते हैं 46 में क्या कहता है। 46 में कहता है कि तांबा के बर्तन को लंबे समय के लिए खुले आर्द्र में छोड़ दिया जाता है तो उस पर कौन रंग का परत बैठ जाती है। यानी जब तांबे के बर्तन को आर्द्र में लंबे समय के लिए छोड़ दोगे ना, तो उस पर एक कलर का परत बैठ जाती है। वो कलर का क्या होता है? आपका ऑप्शन में भूरा कलर, या हरा, या लाल, या काला। तो आपका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, हरा कलर बैठ जाता है। ठीक है। चलिए 47 में देखिए। 47 में कहता है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की क्रिया? क्या अवकरण या ऑक्सीकरण, ये दोनों, ये संयोजन। तो आपका राइट आंसर होगा सी, दोनों होगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों अभिक्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 में। 48 में कहता है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपका ऑप्शन ए में कहता है कि Fe2O3, या FeO, या CuSO4, या डी में कहते हैं में से कोई नहीं। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है बॉस, वो ए इज द राइट आंसर होगा, Fe2O3। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49 में क्या कहता है। 49 में कहता है कि धातु के संक्षरण को रोकने के लिए एल्युमिनियम की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तक किसी भी धातु की संक्षरण को, मतलब नष्ट होने से बचाने के लिए एल्युमिनियम की परत चढ़ाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण, यानी कि डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। जस्तीकरण मतलब जस्ता की परत चढ़ाकर। विद्युत लेपन मतलब कहने मतलब विद्युत लेपन का कहने का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव कर धातु का ही लोप चढ़ाया जाता है विद्युत लेपन में। और क्रोमियम का लेप चढ़ाया जाता है क्रोप लेपन में। तो इस तरह से धातु के संचरण को रोकने के लिए एल्युमिनियम की परत एनोडीकरण में, क्रोमियम की परत क्रोम लेपन में, और विद्युत का अपघटन कराकर विद्युत का ही लेपन चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। सॉरी, विद्युत धार आदि, सॉरी, विद्युत मतलब कहने का मतलब है ना विद्युत लेपन में कि धातु को संचरण को रोकने के लिए, ठीक है ना, विद्युत अपघटन कराकर धातु का ही परत चढ़ाया जाता है। और जस्तीकरण में क्या होता है? जस्ता की परत चढ़ाया जाता है। तो तीनों का डेफिनेशन अब याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए काम देगा। जस्तीकरण किसे कहते हैं भाई? तो धातु के संचरण को रोकने के लिए धातु की सतह पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। और विद्युत लेपन किसे कहते हैं? तो किसी भी धातु के संचरण को रोकने के लिए उसकी सतह पर विद्युत अपघटन कराकर धातु का ही परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और क्रोम लेपन क्रोमियम की परत चढ़ाने की प्रक्रिया ऑलरेडी अभी बताई दी। ठीक है। तो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अगला क्वेश्चन 50 में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 50 में कहता है कि पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? ए में ऑप्शन क्या? तांबा निकल का, जिंक लोहा का, तांबा जिंक का, जस्ता निकल का। किसका मिश्रण है? तांबा को हम लोग, पीतल को ब्रास बोलते हैं, याद रखिएगा, ब्रास। तो ब्रास बोलो चाहे पीतल बोलो, तो किसका मिश्रण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। तांबा और जिंक का मिला होता है, मतलब कॉपर प्लस में क्या होता है? जिंक मिला रहता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से मैंने आपके 50 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर किया। किससे? धातु और अधातु से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके आपको बता के दिया हूँ। आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर शेयर करना, या कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमको भी कुछ फायदा हो, मेहनत मिले। मेहनत किए आपके लिए किए, तो सिर्फ एक लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं करना। अगर नहीं करना है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड लक।